नमस्कार, आप देख रहे हैं अपड़ो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ नेहा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को कोर ग्रुप की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लगी है। राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पार्टी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक अमृत कलश यात्रा निकालेगी। इस साल भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मेरी माटी मेरा देश के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सभी संसदीय क्षेत्रों में रात्रि प्रवास करेंगे। SC/ST सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही अटल चौपाल के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को आम जनमानस तक पहुंचाई जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कोर कमेटी की बैठक में कई प्रस्ताव पर चर्चा हुई। से ज्यादा बैठक चली है और अगस्त माह के कार्यक्रम को स्वरूप देने का हम लोगों ने काम किया है। मुख्य रूप से इस वर्ष भी हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम को फिर हम व्यापक विस्तार रूप में लेंगे। पूरे देश में अमृत सरोवर बने हैं और हमने तय किया है कि हम लोग हर ग्राम पंचायत के तालाब के बगल में जो उस क्षेत्र के चाहे कारगिल शहीद हो, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उपलब्धियों वाले व्यक्ति हों, आज दुनिया में नहीं है, उनके शिलापट के साथ उनका स्मरण उस गांव में बना रहे, इस कार्यक्रम को हम लोग लेने वाले हैं। मेरी माटी मेरा देश मेरी माटी, इस कार्यक्रम के तहत शहीद परिवार के और धार्मिक उस क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थल की माटी को लेकर और फिर जो हमारा कार्यक्रम है उस माटी को लेकर अमृत कलश यात्रा ये निकलेगी। और दिल्ली के अंदर जो हमारा जनपथ है वहाँ पर एक बड़ा मैं कह सकता हूँ ऐसा बागवान बनेगा जो हमेशा के लिए देश के नागरिकों को प्रेरणा देगा और देश के हर महापुरुषों की घर की माटी से वो बाग बनेगा। इसलिए भव्य कार्यक्रम का स्वरूप हम लोग देंगे। इसके अमृत कलश यात्रा कर्तव्य पथ पर ये बनेगा, कर्तव्य पाठ बनेगा, तो जिसमें जन भागीदारी हो। हमारे हर पंचायत का इसमें हम लोग सहयोग लेंगे और मुख्य रूप से 2 कार्यक्रम अगस्त माह के रूप में इसके साथ साथ समाज के ऐसे वर्ग जो अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, उनकी संख्या कम संख्या में जुड़े हैं, ऐसे लोगों के भी व्यापक कार्यक्रम इस बीच हम लोग करेंगे। और मुख्य रूप से जो नगर पालिका नगर निगम के चुनाव हैं, अपने सहकारिता के चुनाव है, उन चुनाव की दृष्टि भी कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में उनके पर्यवेक्षक के रूप में भेजने वाले हैं। होती ही है और कोई ये नियमित बैठक है, कोर टीम की बैठक है जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी गौतम जी सहित सभी लोग होते हैं, CM लोग होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। कोर टीम के जितने सदस्य हैं वो चर्चा करते हैं। कि आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे कोर ग्रुप की बैठक हुई है। उस बैठक में लगभग योजनाएं माननीय प्रभारी जी के नेतृत्व में और हमारे महामंत्री संगठन जी के नेतृत्व में दिया है। उसके बारे में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया भी होगा। आगामी कार्यक्रम उसी के अनुसार, पार्टी के अनुसार और इस खबर पे ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता अमित चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? हाँ देखिए, बिल्कुल 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब भाजपा जो है पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में आगामी जो कार्यक्रम हो रहा है उसको लेकर के यहाँ पर कोर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें यहाँ पर जो है राष्ट्रीय महामंत्री सबसे यहाँ पर दौरा था और लगातार उस दौरे में क्या कार्यक्रम आगामी समय में होने जा रहे हैं उसको लेकर के यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें बीजेपी कोर कमेटी की जो बैठक है जिसमें 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बीजेपी पार्टी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक अमृत कलश यात्रा निकालेगी और इस साल तिरंगा यात्रा भी निकालने जा रही है, जो 15 अगस्त से यहाँ पर निकाली जाएगी और साथ ही SC/ST सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा और अटल चौपाल के जरिए केंद्र सरकार को आम जनमानस
तक पहुंचाने के जो लगातार प्रयास कहीं ना कहीं बीजेपी करती आई है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर करने की यहाँ पर चीजें होंगी। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी साफ तौर से कह दिया कि कोर कमेटी की बैठक में कई प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, जिसके तहत पार्टी नए कार्यक्रम चलाई। और इस बैठक में तमाम यहाँ बड़े चेहरे थे जो भाजपा के, वो मौजूद है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम यहाँ मौजूद है, इसके प्रसाद धामी यहाँ मौजूद रहे, पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक यहाँ पर मौजूद है और कई बड़े चेहरे रहे। तो इस बैठक में कहीं ना कहीं आगामी जो यहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है बीजेपी की, उसमें कहीं ना कहीं चर्चा की गई है और किस प्रकार से जनता के बीच में जाना उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर कई अहम फैसले लिए गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ये बैठक अहम हो सकती है, अमित चौधरी? देखिए, क्योंकि 2024 की बात करें तो कुछ ही समय के बाद लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट उत्तराखंड में है और जो भी भाजपा के पाले में, और यही प्रदर्शन कहीं ना कहीं भाजपा को दोबारा दोहराना है, जिसको लेकर के लगातार कोई खोर कसर यहाँ पर भाजपा नहीं छोड़ना चाहती है। और 5 सांसद के संसदीय क्षेत्र में जो कार्य हुआ है उसको कहीं ना कहीं जनता के बीच में लेके जाना है। सांसदों को यहाँ पर प्रवास करने के लिए कहा गया है अपने क्षेत्रों पे। और जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो इस बार जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं उसमें एक कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश के तहत यहाँ पर ये बड़ा कार्यक्रम है और जो इसके अंदर जो सभी कार्यक्रम रखे जा रहे हैं इसको लेकर के एक पूरी व्यापक यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और इस कार्यक्रम पे जैसे शहीद परिवारों में जो आंगन की मिट्टी को यहाँ पर जो कहीं ना कहीं लेकर के और जो केंद्र में दिल्ली में यहाँ पर जो बन रहे उसको लेकर पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और साथ ही 2024 में कहीं ना कहीं भाजपा अच्छा प्रदर्शन करे, उत्तराखंड से दोबारा से वो कृष्ण दोबारा दोहराए, तो उसको लेकर के तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और इस बैठक लगातार इस तरह की बैठक आने वाले समय भी होने जाएंगी और पूरी तरीके से भाजपा उत्तराखंड में कहीं ना कहीं चीजें रखे उसको लेकर लगातार तैयारी की जा रही है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अमित चौधरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीजेपी संगठन की 2 दिवसीय अहम बैठक संपन्न हो गई। पहले दिन की बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों ने बैठक में शिरकत की। वहीं दूसरे दिन बीजेपी के सभी मोर्चों की बैठक भी महामंत्री संगठन ने। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी मोर्चों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों से बातचीत की, साथ ही कैसे उन्हें चुनाव के लिए तैयार होना है उसके दिशा निर्देश भी पदाधिकारियों को दिए गए। पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए आगामी समय में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा कैसे तैयार करनी है, इस पर भी बैठक में चर्चा हुई। देखिए, 2 दिवसीय बैठक थी। कल हमारी यहाँ पदाधिकारी की बैठक हुई, आगामी दिनों कार्यक्रम ने तय किए। आज उन कार्यक्रमों को नीचे स्तर तक पहुंचाने के लिए मोर्चों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मोर्चों का कार्यक्रम का स्वरूप क्या रहेगा उस पर चर्चा हुई और बाद में सारे कार्यक्रमों का सोशल मीडिया से ले मीडिया तक उसको प्रभावी बने, तो सोशल मीडिया आईटी सेल की हमारी प्रवक्ताओं की हमारी बैठक थी। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी का मार्गदर्शन को प्राप्त हुआ है। मुख्य रूप से लोकसभा के चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका विजय की और बढ़े और सब कार्यकर्ता अपने कार्यक्रमों का जो स्वरूप है, सब संगठन वो पॉजिटिव दिशा में जाए, इस विषय को लेकर संतोष जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। और आगामी दिनों के कार्यक्रम खासतौर पर सोशल मीडिया की अब हमारी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण भी होगा, जिला स्तर पर भी होगा और मंडल स्तर पर भी हम सोशल मीडिया आईटी अपने से ही उसकी ट्रेनिंग करेंगे और हमारे केंद्र से भी उसमें हमारे प्रशिक्षण के रूप में आएंगे। इसके साथ साथ मोर्चों के कार्यक्रम वो सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी हो। उस दृष्टि से एक जनजाति की मैं चर्चा करूँ, जनजाति में बोक्सा है, थारू है, जौनसारी जनजाति क्षेत्र है, उनके नेतृत्व के बीच में हमारा काम बढ़े। इसी प्रकार उसी जाति में भी अलग अलग प्रकार के वर्ग होते हैं, उनके बीच हमारा काम बढ़े। इन सारे विषयों को लेकर आगामी दिनों की रचना का स्वरूप हमने दिया है। महिला मोर्चे की दृष्टि से मैं कह सकता हूँ, महिला मोर्चे में लाभार्थी बहनों से संपर्क है, प्रसिद्ध जो बहनें जिनका किसी न किसी क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहता है, ऐसी बहनों से संपर्क कर उनको पार्टी से जोड़ना, इस दृष्टि के कार्यक्रम रहे। और भविष्य में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो यह है कि भूमि बचाओ आंदोलन को मजबूत प्रदान करने के लिए कक्षा विधायक तिलक राज बेहट बाजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भूमि बचाओ आंदोलन का समर्थन किया। आपको बता दें कि बाजपुर की
5,838 एकड़ भूमि का मुद्दा सुलझाने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बाजवा पूरी तरह से बाजपुर की जनता को एकजुट करने में लगे हुए हैं। उनके द्वारा व्यापारियों से आंदोलन में समर्थन देने का आग्रह किया गया। आग्रह किए जाने पर व्यापारियों का सहयोग भी आंदोलन को मिलता नजर आ रहा है, जिसके चलते कुल व्यापारियों ने 2 घंटे तक दुकानों के शटर आधे गिराए रखने की बात कही। देखिए, भूमि बचाओ आंदोलन जो लोग हमारे कर रहे हैं, यहाँ के लोग, बहुत ठीक है। ये यहाँ के हकों की लड़ाई है लोगों की। जो सरकार का निर्णय जो खैरवाल डीएम ने उसमें किया, वो आदेश जो है हिटलर का आदेश था। ऐसा हिटलर आदेश करते हैं कि राज्य बनने के बाद आज हमें तो सहूलतें मिलनी चाहिए, हमारी जमीन जायदाद की सरकार को रक्षा करनी चाहिए, और रक्षा के बजाय सरकार जमीनें छीन रही है। मैंने अभी जैसे बताया आपको कि राज्य बनने से पहले हम लोगों को दिल्ली बुलाया गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमको आश्वस्त किया कि हम आपके जमींदारी एक्ट से लेकर कोई भी कानून के अंदर बदलाव नहीं करेंगे, आपको सब कुछ आपका सुरक्षित रहेंगे, आपके हित। पर आज धीरे धीरे हमारे हितों पर कुठाराघात हो रहा है। आज हमारी जमीनें छीनी जा रही है। जिलाधिकारी आदेश कर रहा है, उसके खिलाफ कोई उल्टा जिलाधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसका उसी समय ट्रांसफर कर देना चाहिए था, नया जिलाधिकारी बैठाकर उस आदेश को निरस्त करना चाहिए था। सरकार ने आश्वासन दिया कि हम इसको करेंगे, पर आज तक नहीं किया। तो इस आंदोलन के साथ हम लोग खड़े हैं, दलगत राजनीति को उठकर खड़े हैं। तो मैं पहले भी इस आंदोलन में रहा हूं। हम इस आंदोलन के लिए इनका पूरा साथ देंगे, यहाँ के भूमि बचाओ आंदोलन को, और यहाँ भी आएंगे और अपने कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आज प्रेस वार्ता में कई पुराने मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि चमोली जिला में करंट से 16 लोगों की मौत हुई, लेकिन सरकार अभी तक उनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया। सरकार का दावा कठोर कार्रवाई की गई, लेकिन सिर्फ कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करना कठोर कार्रवाई नहीं है। सरकार हादसे की शिकार हुए लोगों को 25 लाख का मुआवजा दे, लेकिन सरकार उन कंपनियों के मालिकों को बचाने का काम कर रही है। सरकार बताए कि दोषियों पर अब तक हत्या का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया। साथ ही गोचर शिलान्यास के बारे में सरकार को खरी खोटी सुनाई। यह है कि सरकार ने चमोली हादसे के बाद अपनी पीठ को स्वयं इस रूप में थपथपाया है कि उन्होंने कठोर कार्रवाई करते हुए उन कंपनियों को उत्तराखंड में काम करने के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया। मैं समझता हूं सरकार इस कार्रवाई को कठोर कार्रवाई बताकर उत्तराखंड के लोगों को अपमान कर रही है। क्या किसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करना कठोर कार्रवाई होता है? नहीं। सरकार से ये मांग की जाती है, सरकार से अपेक्षा की जाती है कि सरकार उन कंपनियों के मालिकों पर, उन कंपनियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करे। 16 लोगों की जान गई है, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करें। अगर प्रदेश में उनकी कोई भी संपत्ति है तो उस संपत्ति को जब्त करके, उस संपत्ति को नीलाम करके जो लोगों को जिनकी जाने गई है उनके आश्रितों को वो पैसा बांटे, और भविष्य में ऐसे काम न हो इसके लिए उचित प्रबंध करें। नंबर 1 बात। नंबर 2, जो आज का मुद्दा था कर्णप्रयाग रेल लाइन, सरकार इसको अपनी उपलब्धि में शामिल करना चाहती है, जबकि ये कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया गया कार्य है। वहां पर गौचर में सोनिया गांधी जी ने जो शिलान्यास किया था, वो शिलान्यास का पत्थर आज भी गौचर में है, उसे ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन पर लाकर स्थापित किया जाए। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ। और इसके अलावा चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में जो भर्तियां हुई हैं, चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में परिवर्तन किए बिना लोक सेवा आयोग की परिधि के पद इनसे भरवा दिए, और वो भी तमाम आरोप हैं उस परीक्षा पर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा बद्रीनाथ धाम को लेकर की गई टिप्पणी पर बयानबाजी की गई, जो कि थमने का नाम नहीं ले रही है। कई दिनों के बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी की पीछ पर खेल रहे हैं, उनके एजेंडे के तहत बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की हमेशा से ही धार्मिक स्थलों की खुदाई करने का एजेंडा रहा है, जिस पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने हरीश रावत को नसीहत देते हुए कहा कि हरीश रावत अपने आप को उत्तराखंडी कहते हैं और एक पुस्तक भी लिख चुके हैं, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड पर थूक रहे हैं, जिस पर अभी तक हरीश रावत का कोई बयान नहीं आया। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो हरीश रावत को मालूम होना चाहिए कि मौर्य उसी
ठगबंधन के सदस्य हैं जो उनके पार्टी के द्वारा बनाया गया है, इसलिए हरीश रावत को इसका जवाब मिल गया होगा। हरीश रावत जी को बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं सबसे पहले उनसे पूछना चाहता हूं कि आदरणीय हरीश रावत जी जो उत्तराखंड खंडियत पे एक पुस्तक लिखे हैं और पुस्तक लिखने के बाद उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष करण महाराज जी हैं वो उत्तराखंडियत को गाली दे रहे हैं, उन उत्तराखंड पे थूकने की बात कर रहे हैं। उन पे अभी तक हरीश रावत की एक भी उनके मुंह से चू नहीं निकला है। क्यों उन्होंने मौन साधा इस पे उनको जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो पार्टी किसके साथ है? जो इन्होंने एक महाठग गठबंधन जो पूरे देश के अंदर एक बना है देश को लूटने के लिए, उस गठबंधन का एक सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य भी है। इसलिए उसका ये हमारे साथ हैं या उनके साथ है, ये जवाब हरीश रावत को स्वतः ही अपने आप मिल गया होगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANV न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नगर निगम देहरादून पर अनियमितता का आरोप लगाकर देहरादून महानगर महिला कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। नगर निगम देहरादून में काफी संख्या में महिला कांग्रेस से जुड़ी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम में तमाम तरह की अव्यवस्थाएं और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि शिकायत के बावजूद भी भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। राजपुर क्षेत्र में नगर निगम द्वारा काफी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। सर, हमारे राजपुर में साईं मंदिर के सामने जो एक दुकान किसी को दी गई है, वो उन्होंने जो है नगर निगम द्वारा दी गई है। उन्होंने आधी सड़क में कब्जा कर लिया है। जब नगर निगम में फ़ोन किया जाता तो ना कोई अधिकारी आता है, ना कोई उनसे कुछ कहा जाए तो वो मारपीट करते हैं। यहाँ लड़का उपस्थित है, आप उसके देख सकते हैं उसको कितना नोचा गया है और वीडियो भी देख सकते हैं कि उस लड़के ने हाथ तक नहीं लगाया है। नगर निगम ने, उसी व्यक्ति ने नगर निगम की ज़मीन में काट बंगला में अपना 2-3 कमरे का बहुत अच्छा मकान बनाया हुआ है। उसके बावजूद उसको पीछे एक कमरा किराए में दे दिया जाता है। तो ये किसकी मिली भगत है? लाइटें मेरे यहाँ 60% ख़राब है। लाइट वाले आते हैं, 5 लाइट ठीक करके चले जाते हैं। आप खुद सोचिए, 160 लाइटें, अगर 5 लाइटें 6 लाइटें रोज़ ठीक होंगी तो कितना समय ये लेंगे। नई लाइटें हमारी 4.5 साल से सिर्फ आश्वासन मिला है, किसी वार्ड में नई लाइटें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। खंभे नगर निगम में नहीं है। नाले MLA साहब वहाँ पे इंस्पेक्शन करके आते हैं, उसके बावजूद भी नहीं खुलते हैं। अगले कोई महिला नल को कब्जा करने के लिए हल्दी बो देती है, MLA साहब जाते हैं, देखते हैं कि खाली हो जाएगा, नहीं होता। मचान रेस्टोरेंट ओल्ड मसूरी रोड में उसके बगल में सरकारी नाला है, वो बंद है, उसे कोई खोलने का नाम नहीं। तो क्या मुँह माफिया लोग इसी तरह नाले को बंद करके सारे शहर को पानी में भरते रहेंगे? और क्या नगर निगम के प्रशासन का कोई वो नहीं है? हम यहाँ प्रार्थना पत्र देते हैं, खस्सा नंबर देते हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक व्यक्ति ने 43 नंबर खस्सा नंबर में नगर निगम के कैनाल रोड में 5 मंजिल बिल्डिंग बना ली है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 55 नंबर उसका खस्सा नंबर है, रिकॉर्ड में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम कब तक यहाँ पे जो है इनको प्रार्थना पत्र देते? वो प्रार्थना पत्र किस कूड़े के डिब्बे में जाते हैं? हमें रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल ने अपना इस्तीफा देने का जिम्मेदार विधायक प्रदीप बन्ना, पार्षदों और नगर निगम के तत्कालीन MNA को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने रुड़की विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका नगर निगम में लगातार दखलंदाजी से वे किसी भी विकास कार्यों को नहीं कर पा रहे थे। सभी पार्षदों को हर बैठक में हंगामा से परेशान हो गए थे। वही नगर निगम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है, इसलिए मजबूरन मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया। आज नगर निगम से महापौर पद से त्याग पत्र देने के बाद पत्रकार वार्ता रखी गई और शहर में जो अनेकों विषय रहे जिनके निमित्त मैंने त्याग पत्र दिया, उस पर विस्तृत चर्चा की गई। बंधुओं, शहर के नगर क्षेत्र के विधायक प्रदीप बत्रा जी द्वारा लगातार नगर निगम में इतना अधिक दखल बढ़ गया कि मेरे लिए वहाँ पे काम कर पाना संभव नहीं। वहाँ के पार्षदों द्वारा इतनी अभद्रता जाकर के मेरी कुर्सी पे बैठना,
अनेक उत्तराखंड सचिवालय संघ का द्विवार्षिक चुनाव के लिए मतदान हो चुका। मतदान का सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चला। इसमें 1057 कार्मिकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जानकारी देते हुए निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने बताया कि शाम 4 बजे तक मतदान चला, उसके बाद से मतगणना शुरू हो गई। उन्होंने मतदाता कर्मचारियों को पहचान के रूप में सचिवालय प्रशासन की ओर से जारी पहचान पत्र को अनिवार्य बताया है। इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए दीपक जोशी, प्रदीप पपनाय और सुनील कुमार लखेड़ा में मुकाबला है। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने प्रदेश मोर्चे के अध्यक्षों को 2 टूक अपने क्षेत्रों में जुटाने को कहा है। बीजेपी के 7 मोर्चों के अध्यक्ष महामंत्री प्रभारियों के साथ बीएल संतोष ने मीटिंग में आगामी चुनाव की रणनीति से लेकर पार्टी में एकजुटता से काम करने का मंत्र दिया। बीजेपी के अगस्त में होने वाले प्रोग्राम में भी मोर्चों की अहम भूमिका और पार्टी से कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए काम करने के निर्देश दिए गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठनात्मक बैठक करना एक आम बात है, हम लोग करते ही हैं। कल जैसे पदाधिकारी बैठक हुई और उसमें भी आगे के जो आगामी कार्यक्रम है वो तय हुए कि क्या होने वाला है। अगले 6 महीने में पार्टी किस तरीके के अभियान लेगी, किस तरीके के कार्यक्रम करेगी, कैसे बूथ स्तर तक जाएगी और कैसे जो एक आम व्यक्ति है उस तक अपनी बात को पहुंचाएगी। हमारी केंद्र और प्रदेश सरकारों के जो मुद्दे हैं, जो हमने काम किए हैं, जो योजनाएं हैं, उसका लाभ कैसे व्यक्ति तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे, वो कैसे होगा, उसके कार्यक्रम तय हुए। और उसके लिए जो सबसे आगे की भूमिका होती है, सबसे जो अग्रणीय जो संगठन है हमारे, वो हमारे 7 मोर्चे हैं जो सबसे आगे काम करते हैं। देखिए, अभी मोर्चों की बैठक हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी ने ली है और उसमें ये बताया गया कि मोर्चों की भूमिका क्या रहेगी। जो मोर्चा जिस चीज को लीड कर रहा है, माना महिला मोर्चा है, महिला मोर्चा महिलाओं को लीड करता है, तो महिलाओं के संबंध में क्या क्या काम करने हैं, क्या सरकार कर रही है, उन तक बात कैसे पहुंचेगी, ये सब चीजें यहाँ पे समझाई गई है। और जिस तरह से आप लोग जानते ही हैं कि लगातार महिला मोर्चा महिलाओं के बीच जाकर काम कर रहा है, विभिन्न योजनाओं पर काम कर रहा है। हमारी सरकार के द्वारा महिला उत्थान के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, उन योजनाओं को लेकर महिला मोर्चा लगातार महिलाओं के बीच जाकर उनको बताने का काम करता है, उन योजनाओं का लाभ। अब उत्तराखंड के खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।